गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी के लिए एक तो खुशखबरी है आज कि 2 तारीख से हमारे विद्यालय खुल रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए एक बड़े हर्ष का विषय है, लेकिन कितने दिन तक खुले रहेंगे उसका भी कोई पता नहीं। चलिए अभी तो इस प्रकार से ही पढ़ना है। पिछला जो वीडियो था हमारा, पिछला जो लाइव सेशन हमने लिया था, उसमें हमने पदार्थ के बारे में बात करी थी। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किस प्रकार से निर्मित होता है, इसके बारे में हमने पिछले लाइव सेशन के अंदर बात करी थी। आप सबको पता है कि पदार्थ जो है हमारे आसपास के परिवेश में जो मौजूद वस्तुएं हैं, जिसमें आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाती है। ये सबको पता है और हमने पिछले लाइव सेशन में पढ़ा भी था। और जो पदार्थ हमारे आसपास निर्मित होते हैं वो पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं, ये भी हम सबको पता है। यानी कि जो पदार्थ एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं वो एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई रचना है, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। उसके 3 गुण हमने पढ़े थे। पहला गुण था कि कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। दूसरा गुण था पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा जो गुण था, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि कणों के मध्य में रिक्त स्थान, कणों के मध्य में गतिशीलता और कणों के मध्य में आकर्षणपन जो है वह उनकी अवस्थाओं के निर्माण के लिए काम आता है। कण है वो छोटा भाग है, कण छोटा प्रभाग है, जो मैंने आपको बताया था परमाणु के संदर्भ में कहा जाता है। इसी पुस्तक में आप अध्याय 3 जब पढ़ोगे, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उस कण की पूरी प्रकृति को पता कर पाएंगे। तो परमाणु जो है यानी अंतिम कड़ी है। जब आपस में कण मिलेंगे, आपस में कण मिलने की स्थिति में हम कह सकते हैं कि पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो आइए, वह पदार्थ इस प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में रहता है, विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के अंदर इस प्रकृति के अंदर मौजूद रहता है। वो अवस्थाओं के बारे में हम आज इस लाइव सेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो जरा देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। वैसे साधारण तौर पर कहें तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, हम सबको विदित है। पिछली छोटी कक्षाओं में हमने 8वीं 7वीं में पढ़ा है कि पदार्थ 3 अवस्थाओं के अंदर मौजूद रहता है। और ये जो तीनों अवस्थाएं हैं पदार्थ की, निरंतर एक दूसरे की अवस्थाओं में यह परिवर्तित होती रहती हैं। ये पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से हमने पढ़ी है। पहली अवस्था का आपके नाम है जिसको बोलते हैं ठोस अवस्था। दूसरी अवस्था है वो है आपके द्रव अवस्था। तीसरी अवस्था वो है आपके गैस अवस्था। यानी कि ये 3 जो अवस्था है ये प्रमुख अवस्था है जो इस प्रकृति के अंदर हमको प्रत्येक पदार्थ के अंदर लगभग देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है जिसका नाम है प्लाज्मा, हालांकि आपके किताब में नहीं है लेकिन जानकारी के लिए आप देख लीजिए। और अगली अवस्था है जिसका नाम है बीईसी, इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 अवस्थाएं एक्स्ट्रा अवस्थाएं हैं जिसका उपयोग कहां होता है? इनका उपयोग होता है प्रयोगशालाओं में, जहां पर बड़े बड़े लैबों में प्रयोग होते हैं। उन प्रयोगशालाओं में इन अवस्थाओं के बारे में जानकारी रखी जाती है। बड़ी कक्षाओं में जाओगे, यानी कि आप 11 12 में जब जाओगे और विज्ञान लेने का मौका मिलेगा तो आपको इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अभी फिलहाल आपको केवल और केवल इन 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना जो आपके पुस्तक के अंदर दी हुई है। ये तीनों अवस्था है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, यानी कि लिक्विड, सॉलिड और गैस। इन तीनों के बारे में आपको अभी हम अवस्थाओं के संदर्भ में यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहली अवस्था कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। सबसे पहली अवस्था आपके ठोस अवस्था, सॉलिड। ठोस अवस्था का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर है, आपके सामने बना रहा हूं, जरा देखेंगे। किताब अगर आपके पास हो तो किताब में भी आप जरूर देख सकते हैं कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाने की स्थिति में आप देखेंगे कि उसके जो कण हैं वो कण एक दूसरे के पास सटे हुए हैं। इस प्रकार से वो कणों की स्थितियां हैं वो उसके अंदर बनी हुई है। रिक्त स्थान है
हम सबको पता भी है कि कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, लेकिन कणों के मध्य रिक्त स्थान जितना हम अपेक्षा करते हैं उतना रिक्त स्थान इनके कणों के मध्य नहीं है, इसलिए इसको ठोस कहा गया है। क्योंकि कण एक दूसरे के साथ इतने सटे हुए हैं कि बिल्कुल रिक्त स्थान की स्थिति को है वह निरूपित नहीं करते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको किताब में भी देखने को मिल रहा होगा। ये किताब में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ठोस अवस्था का पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर द्रव का है, तीसरा स्ट्रक्चर आपके गैसीय अवस्था का है। इस प्रकार से जो ठोस अवस्था के कण हैं वो एक दूसरे के साथ में, यानी कि एक दूसरे की जो दीवारें हैं उन दीवारों को प्रसारित करते हुए, एक दूसरे की दीवारों के साथ टच होते हुए इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि खाली स्थान बहुत कम जगह पर है, प्रत्येक जगह पर खाली स्थान नहीं है, और खाली स्थान न होने के कारण जो ठोस वस्तुएं होती है वो थोड़ी सी कठोर होती है। कठोर इसलिए होती है क्योंकि उनके मध्य खाली स्थान नहीं होता, और खाली स्थान न होने के कारण इनकी जो स्थिति है उस स्थिति में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो पहली अवस्था आपके हैं ठोस अवस्था। इस ठोस अवस्था के गुण हम देखते हैं जरा, ठोस के गुण कौन कौन से होते हैं। पहला गुण, इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है। निश्चित का मतलब यानी कि जिस सांचे में एक बार ढल गया वह सांचा उसका फिक्स है। जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, अगर मैं नहीं लिख रहा था, जैसे कि उदाहरण के लिए ये जो बड़ी चौक है, अब ये जो मैं नहीं लिख रहा हूं और उसका आकार एक बार इतना, इसका जो लेंथ है इतनी बना दी है, तब इतनी है, लिखूंगा तब ये धीरे धीरे घटेगी, लेकिन पड़े रहने की स्थिति में ये घटने वाली नहीं। आपके घर, आपके पास जो पुस्तक है उस पुस्तक का एक आकार निश्चित बना दिया है। अब उस पुस्तक को अगर आप फाड़ोगे या उसके पेपर निकालोगे तो वो छोटा आकार होगा, लेकिन जितनी मोटाई है उतनी मोटाई वैसी की वैसी रहनी है। उसके ऊपर गत्ता चढ़ा हुआ वो वैसा का वैसा रहना है, और उसकी जो चारों तरफ की बाउंड्री वो वैसी की वैसी रहनी है जब तक आप उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे। इसी प्रकार घरों में टेबल, कुर्सी, स्टूल, ऐसे बहुत सारी ठोस वस्तुएं हमको देखने को मिलती है जिनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि उसके आकार की स्थिति में कहें तो वो आकार एक उसका निश्चित है, एक बार जिस सांचे में ढाल दिया उसको वह उस सांचे के अंदर ढली रहती है। दूसरा, इसका आयतन भी निश्चित होता है। इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन का मतलब मैंने शुरुआत में आपको बताया था, आयतन का मतलब जितना स्थान घेरते हैं वो उसका आयतन है। अब जो आपके पास वस्तु पड़ी है, यानी कि पेन है, तो पेन जितना स्थान घेरेगी वो उसका आयतन है। जैसे मान लो पुस्तक की बात करते हैं, पुस्तक इतना स्थान घेर रही है तो ये इसका आयतन है। अब इस आयतन के अंतर्गत आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते, यानी इसकी सीमाएं निश्चित है, इस सीमाओं में आप बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव एक ही तरीके से हो सकता है, जब आप इसको तोड़ोगे पीटोगे तब ये थोड़ा सा फैल जाएगा, लेकिन ये पूरा टूटेगा भी नहीं। तो उस परिस्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। इनके कणों के मध्य तो रिक्त स्थान नहीं होता, वो तो आप सबको पता ही है, बहुत कम रिक्त स्थान होता है। तीसरा है, इसमें क्या होती है, कठोरता होती है। क्या होती है, ठोस अवस्था में क्या होती है, लगभग कठोरता मिलती है। कुछ ऐसे अपवाद छोड़ दीजिए, बाकी अधिकांश चीजों में आपको कठोरता देखने को मिलेगी। चौथा है, इसमें समपीड्यता, समपीड्यता, समपीड्यता बहुत कम होती है। यानी कि समपीड्य अवस्था के अंदर कहें तो जब इसको हम प्रेशराइज करेंगे तो प्रेशराइज करने पर यह आसानी से अपने आकार को विकृत नहीं करेगी। समपीड्यता कम होती है, बहुत कम समपीड्यता स्थिति होती है। जब इसको आप किसी भी वस्तु पर प्रेशर करोगे तो प्रेशर या तो फिर उसका आकार पूरा विकसित हो जाएगा, उसका आकार में परिवर्तन के तहत हम ये कह सकते हैं कि वो उसका आकार पूरा विकसित हो सकता है, लेकिन आकार में परिवर्तन नहीं होगा। और वह परिवर्तन इसमें संपीड़ितता कम का ही गुण उसके अंदर मौजूद होता है, जिसके कारण से होता है। और पांचवा जो गुण है, इसमें क्या होता है, विसरण बहुत कम होता है।
इसमें विसरण बहुत कम होता है। विसरण का मतलब सामान्य सर्व सामान्य स्थिति में विसरण का हम मतलब कह सकते हैं कि विसरण की स्थिति है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना। यहाँ पे शब्द आया विसरण, बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब विसरण की स्थिति में हम देख सकते हैं कि विसरण दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? आपके विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। स्वतः का मतलब अपने आप। जैसे पानी के अंदर अगर आप नमक डालते हो, आपको हिलाने की भी जरूरत नहीं है, वो घुल जाएगा। शक्कर डालते हो, कुछ समय छोड़ दो, अपने आप घुल जाएगी। यानी कि विसरण की प्रक्रिया हो रही है का मतलब है स्वतः दूसरा पदार्थ उसके अंदर जाकर मिल रहा है। स्वतः मिलना, इस ठोस में भी यही स्थिति होती है कि विभिन्न प्रकार पदार्थों के जो कणों हैं वह स्वतः मिलने की जो क्रिया विसरण होती है, और ठोस में अगर आप किसी अन्य पदार्थ को मिलाओ तो समाहित नहीं हो सकते, इसलिए इसके अंदर विसरण बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन कुछ स्थितियों पर हम विचार करें, जैसे एक रबर बैंड है। अब रबर बैंड वैसे उदाहरण के लिए कहते हैं ठोस होता है। अब ठोस होता है तो ठोस के अंदर अगर रबर बैंड आप देखें तो उसको खींचोगे, छोड़ोगे तो खींचने पर वो अपनी स्थिति में बदलाव करेगा, छोड़ने पर वो पुनः पूर्ववत स्थिति में आ जाएगा। लेकिन जब ज्यादा बल लगाओगे तो वो अपनी आकार यानी कि टूट जाएगा, वो अपने आकार में परिवर्तन कर लेगा, वो सीधा एक भाग है वो निर्मित कर देगा। इसी प्रकार शक्कर के दाने, नमक के दाने ठोस अवस्था में आते हैं। लेकिन साधारण स्थिति में हम ये कहें कि अगर हम उनको किसी अन्य पात्र में लें तो अपने आकार में परिवर्तन नहीं करते, वो जितने हैं जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, यानी कि उसके अंदर बदलाव है बहुत कम मात्रा में होगा। और तीसरा है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज की तो स्थिति है यानी कि घर पे हमारे फॉर्म होगा, वो फॉर्म की जो स्थिति है वो फॉर्म ठोस होता है। लेकिन अब आप कहोगे कि वो तो बहुत मुलायम होता है, मैंने लिखा है कठोरता, तो ऐसे कुछ अपवाद हैं। उन अपवादों में क्या होता है, जैसे वो ठोस है लेकिन आप फॉर्म को जैसे ही दबाओगे, दबाने पर उसमें संपीड़ितता अधिक होती है, यानी यहाँ पे लिखा संपीड़ितता ठोस में बहुत कम होती है। लेकिन ऐसे कुछ अपवाद मिलेंगे आपको जिसमें है तो वो ठोस लेकिन संपीड़ितता और कठोरता उसमें न के बराबर रहेगी। उसको आप दबाओगे, दबाने पर उसके छिद्रों के मध्य, स्पॉन्ज में छिद्र होते हैं, छिद्रों के मध्य खाली स्थान होता है, और वो खाली स्थान में क्या भरी होती है? हवा भरी होती है। हम सबको पता है, तीसरी चौथी से पढ़ते हैं कि जहां पर भी खाली स्थान है वहां हवा है, और जैसे ही आप उसको प्रेशर करोगे, दबाओगे, संपीड्य करोगे तो वो हवा निकल जाती है तो वो एक दूसरे के साथ में जो पूरा भाग है वो जुड़ जाता है। जैसे आप उसको छोड़ोगे, हवा उन छिद्रों के मध्य घुस जाएगी और पुनः वो अपनी पूर्व स्थिति के अंदर आ जाएगा, यानी कि उसका विखंडन नहीं हो रहा है। अपनी स्थिति में परिवर्तन जरूर हो रहा है लेकिन विखंडन नहीं हो रहा, उसकी सीमाएं बदल नहीं रही है, उसकी विमाएं बदल नहीं रही है, उसका आयतन निश्चित रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपके ठोस कहलाएगा। उदाहरण के लिए ठोस में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ठोस के लिए लिख सकते हैं। उदाहरण में आप मेज लिख सकते हैं ठोस का, चौक लिख सकते हैं, शक्कर लिख सकते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण है ठोस के मिल जाएंगे अपने आसपास में, तो आप उन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए ठोस की संज्ञा है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। 1 मिनट का वक्त देता हूं, किताब में नहीं है, आप इसको अगर उतारना चाहे तो उतार लीजिए। दूसरी अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद। चलिए, दूसरी अवस्था है जो है आपके द्रव अवस्था। द्रव अवस्था का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा बना देता हूं आपके सामने। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, किताब में भी बना हुआ है द्रव अवस्था का स्ट्रक्चर। द्रव अवस्था में क्या होता है, जो कण होते हैं वो थोड़े से बिखरे हुए होते हैं, यानी कि ठोस में जहां कण एक दूसरे के साथ सटे हुए थे, एक दूसरे की दीवारों को टच कर रहे थे, यहां पर वो कण है एक दूसरे की दीवारों को टच न करते हुए थोड़े खुले खुले होते हैं। खुले खुले होने के कारण इनके जो मध्य के जो भाग है, उन मध्य के क्या होती है? खाली स्थान होता है, और ये जो खाली स्थान होता है वो दूसरे पदार्थों को अपने अंदर समाहित करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए द्रवों के अंदर किसी अन्य पदार्थ का मिलना है वो स्वतः ही हो जाता है, यानी कि विसरण की क्रिया है उसके अंदर आसानी से होती है। तो इसका जो आकार होता है
चूंकि इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण इनके आकार में वो एक रूपता नहीं रहती जो ठोस के आकार में रहती है। यानी कि ठोस के आकार में एक निश्चितता थी। क्यों थी? क्योंकि कण पास पास में सटे हुए थे, तो उसकी जो सीमाएं थी, जो विमाएं थी, वो विमाएं एक प्रकार से कहे तो बंधी हुई थी, उनका आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर खाली स्थान होने के कारण इनका आकार है हम कभी भी किसी भी प्रकार से बदल सकते हैं। तो इसका आकार है वो क्या होता है आपके अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं, दूसरा इसका पॉइंट है ठोस द्रव के गुणों में इसका जो आयतन होता है, आयतन वही मैं आपको बता चुका हूं जो स्थान घेरता है। तो इसका जो आयतन होता है वो आयतन निश्चित होता है। कैसे? अब आकार की बात करी हमने कि आकार तो अनिश्चित है। जैसे आपके पास एक गिलास पानी है, अब एक गिलास पानी है, आपने जो एक गिलास पानी लिया है, उस गिलास पानी के अंदर जैसे ही पानी को गिलास में डाला, गिलास का आकार ले लिया। अब आपके पास एक भगोला है और यही गिलास का पानी जो है उस भगोले में डाल दिया। यानी कि पानी जो गिलास भरी था, गिलास में था, गिलास पूरी भरी थी, लेकिन भगोले में डाला, भगोला आधा ही भरा उस पानी से। यानी कि उसका आकार परिवर्तित हो गया। जहां गिलास लंबाई में थी वहां भगोला चौड़ाई में है, तो पानी ने उस भगोले का आकार ले लिया। तो आकार तो क्या हो गया आपके? अनिश्चित हो गया। और आयतन, आयतन की बात करें तो गिलास आपके जितना गिलास में पानी था उतना का उतना पानी भगोले में। ऐसा तो नहीं हुआ कि गिलास का पानी हमने भगोले में डाला तो भगोला पूरा भर गया। हाँ, अगर भगोला छोटा होता, गिलास के आकार का ही होता, तो हो सकता था भर जाए। लेकिन भगोला बड़ा था तो गिलास का जितना पानी था वो उतना पानी ही उसके अंदर रहा। यानी उसकी आयतन निश्चित है। जितना उसने यहाँ स्थान घेरा था उतना का उतना स्थान यहाँ पे भी घेरा है। फर्क इतना है कि यहाँ पर लंबाई में घेरा था और यहाँ पर उसने चौड़ाई में घेरा है। इसलिए पानी की मात्रा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि इसका आयतन है वो क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसके अलावा तो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट जो है वो है आपके, इसमें कठोरता नहीं होती। क्योंकि जो द्रव के कण हैं वो थोड़े बिखरे हुए होते हैं, तो वो उसका आकार निश्चित न होने के कारण वो इधर उधर फैलते रहते हैं। तो इसका मतलब है इसके अंदर फैलने की जो क्रिया होती है, तो क्रिया के कारण इसमें क्या होता है? बहाव होता है। और बहाव होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तरल बोलते हैं। यानी कि पानी है, तेल है, पेट्रोल, डीजल जो भी है, जो द्रवीय अवस्था में आपको मिलेंगे वो सब तरल है। और तरल में क्या होता है? बहाव होता है, क्योंकि उनके कणों के मध्य में रिक्त स्थान होने के कारण वो कण है वो बिखरे हुए अवस्था के अंदर रह सकते हैं। चौथा गुण है इसमें संपीड्यता बहुत अधिक होती है। इसमें संपीड्यता क्या होती है? बहुत अधिक। बहुत अधिक का मतलब क्या? बहुत अधिक का मतलब यह है कि ठोस की अपेक्षा अधिक है। गैस की अपेक्षा नहीं कह सकते हम, ठोस की अपेक्षा। ठोस में तो संपीड्यता होती ही नहीं है, लेकिन इसमें संपीड्यता अधिक है। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। तो इसमें संपीड्यता है वह अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। इसमें संपीड्यता अधिक होती है। किसकी अपेक्षा होती है अधिक? ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। लिख देता हूं मैं इधर, इसमें संपीड्यता अधिक होती है ठोस की अपेक्षा। यानी कि ठोस में संपीड्यता कम होती है, इसमें संपीड्यता है वो क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि इसके कणों को हम पास पास ला सकते हैं। अब पास पास में कैसे? आपको दबाना नहीं है, दबाओगे तो वो बिखर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये पात्र के अनुसार अपना आकार ग्रहण करता है। तो आपने गिलास में डाला, आपने छोटे से भगोले में डाला, आपने उसको बाल्टी में डाला, तो जैसा पात्र होगा उस आधार पे वो आकार ले लेगा। तो जितना पात्र सिकुड़ा हुआ होगा उसके कण भी पास पास आएंगे, जितना पात्र फैला हुआ होगा उसके कण भी उतने क्या हो जाएंगे? दूर दूर जाएंगे। तो संपीड़ितता अधिक होती है ठोस की अपेक्षा। और पांचवा जो इसमें है गुण वो है विसरण। विसरण है वह ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा विसरण है क्या होता है? अधिक होता है। विसरण का मतलब मैं अभी आगे बता चुका हूं, विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना वो विसरण कहलाता है। और पानी के अंदर आप सबको पता ही है कि हम शरबत बनाने के लिए शक्कर डालते हैं, नींबू डालते हैं, नमक डालते हैं।
ये सब चीजें हैं वो उस पदार्थ के अंदर, पानी के अंदर जाकर स्वतः ही घुल जाती है। तो इस प्रक्रिया में वो विसरण की जो क्रिया है वो क्रिया पूर्ण हो रही है। ठोस में विसरण नहीं था, कम था, लेकिन ठोस की अपेक्षा इसमें क्या होता है, विसरण अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा अधिक होता है लेकिन गैस की अपेक्षा कम होता है। तो मध्यम स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसमें विसरण है वो मध्यम स्थिति में रहेगा। तो जितने भी जो द्रव अवस्था के अंदर हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उनका उपयोग हम अलग अलग रूपों के अंदर कर सकते हैं। संपीड़िता अधिक होने के कारण यह किसी अन्य अवस्था के अंदर घुल भी जाती है। तो जैसे आप पानी के अंदर अगर कोई वस्तु है तो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का हम उपयोग करते हैं। तो ये जो पानी के अंदर अपने आप को दूसरी वस्तुओं के साथ में स्वतः ही मिला लेती है, विसरण की प्रक्रिया तेज होने के कारण यह अपने आप को क्या करती है, स्वतः ही मिलाने का काम करती है। उदाहरण के लिए जल है, तेल है, कोई भी रस हो सकता है, नींबू का है, सिरके का है, कोई भी हो सकता है। उसके अलावा और तरलीय पदार्थ में पेट्रोल डीजल भी आपके द्रव अवस्था के अंदर ही आते हैं। ये था आपके द्रव के जो है वो द्रव अवस्था के गुण थे। 1 मिनट का टाइम है, उतार दीजिए कॉपी के अंदर, नोटबुक में उतार दीजिए इसको। हम आगे गैस के बारे में पढ़ेंगे फिर। चलिए गैस अवस्था के बारे में हम देखते हैं। जो आपके पदार्थ की अंतिम अवस्था है गैस अवस्था। स्ट्रक्चर मैं यहां पर आपके सामने बना देता हूं। जहां ठोस में कण पास पास थे, जहां द्रव में कण थोड़े थोड़े दूर दूर थे, वहीं पर गैस में जो कण होते हैं वो गैस में कण है वो बहुत दूर होते हैं। यानी कि इनके मध्य में खाली स्थान बहुत अधिक होता है। जितनी हम कल्पना नहीं कर सकते उतना अधिक खाली स्थान होता है। अभी आप जहां कमरे में बैठे होंगे, मान लीजिए जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, जहां पर खड़ा हूं वहां पे हवा का प्रसार नहीं है, लेकिन जहां दूसरे स्थान जहां खालीपन है वहां सब में हवा भरी हुई है। यानी कि जो गैस की अवस्था में कण है वो पूर्णतः बिखरे हुए होते हैं, पूर्णतः एक दूसरे से बहुत दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। इसलिए ज्यादा बिखरा होता है तो इनका आयतन भी हम कह सकते हैं, यानी कि स्थान घेरने की जो स्थिति है वो भी हम निश्चित नहीं कह सकते, और नहीं उसका आकार निश्चित हो सकता है, क्योंकि वो बहुत बिखरे हुए हैं। जब वो पास आएंगे तब आकार उसका बनेगा, जब वो दूर फैले हुए हैं तो आकार बनने वाला नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए स्कूल में आप लोगों को हम एक पंक्ति में खड़े होने को बोलते हैं। अगर आप लोग एक पंक्ति में खड़े हैं तब आप हम कह सकते हैं कि कतार बनी हुई है बालकों की, लेकिन वही पंक्ति जब बिखरी हुई अवस्था में, एक बालक गेट के पास खड़ा है, एक बालक किसी कक्षा कक्ष के गेट के पास खड़ा है, एक बालक अपने दूसरी मंजिल, विद्यालय की दूसरी मंजिल पे जाके खड़ा है, तो वह स्थिति एक आकार विकार में नहीं, उसको हम पंक्ति नहीं कह सकते, वो तो बिखरे हुए। तो बिखरे हुए का मतलब वो पूर्णतः अपने आकार में नहीं है, अपने आयतन में नहीं है, स्थान नहीं घेर रहे हैं, वो सब जगह पर फैले हुए हैं। तो वही स्थिति है गैस के अंदर के। इसके जो कण है वो कण पूर्णतः फैले हुए होते हैं, तो इसके लिए इनका आकार है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, और इसका आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। ध्यान रहे कण ज्यादा बिखरे होने के कारण, यानी कि कण बिखरे हुए होने के कारण, तो जिस प्रकार से द्रव के अंदर बहाव की स्थिति होती है उसी प्रकार से इसमें भी बहाव की स्थिति रहती है। लेकिन कब रहेगी, जब इन कणों को थोड़ा हम वापस क्या करेंगे, थोड़ा हल्का सा संपीड़ित करके नजदीक लाएंगे तो हो सकता है इसमें बहाव की स्थिति उत्पन्न हो, तो इसमें भी बहाव की जो प्रक्रिया है वह रहती है। इसके अलावा चौथा गुण है इसका, वो है इसमें समपीड्यता बहुत अधिक होती है। ध्यान रहे इसमें समपीड्यता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। समपीड्यता मैंने बता दिया, प्रेशर करने पर कणों का पास पास आना, और समपीड्यता इसमें बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होने के कारण इसको आप अलग अलग पात्रों के अंदर इकट्ठा कर सकते हो।
और जैसे ही आप संपीड़ित करोगे इसकी अवस्थाएं परिवर्तित होगी, गैस द्रव में बदल जाएगा और द्रव में बदलने के बाद आप उसको किसी भी पात्र के अंदर आसानी से ले सकते हो। तो ठोस की अपेक्षा नहीं, ये द्रव और ठोस दोनों की अपेक्षा इसमें संपीड़ितता क्या होती है, अधिक होती है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जैसे आपने सिरिंज देखी होगी सभी ने, सिरिंज जिससे हम इंजेक्शन लगाते हैं। सिरिंज के अंदर क्या करना है, आपने 3 सिरिंज लेनी है। एक सिरिंज ली, दूसरी सिरिंज ली और आपने तीसरी सिरिंज ली। इस तीनों सिरिंजों के अंदर एक को केवल उसका पिस्टन है वो खींचना है, खाली छोड़ना है उसको, यानी कि उसके अंदर खाली छोड़ने का मतलब उसके अंदर क्या है, हवा है। दूसरा सिरिंज है जिसमें आपको पानी भरना है और तीसरा सिरिंज है जिसमें आपको चौक के टुकड़े भरने हैं, यानी कि उसका पिस्टन आपको ऊपर लेना है, एक में चौक के टुकड़े भरने हैं, एक में पानी भरना है, एक को खाली छोड़ना है। अब तीनों को हम दबाएंगे, प्रेशर करेंगे, और प्रेशर करेंगे तो किसको हम आसानी से प्रेशर कर पाएंगे, हम जिसमें हवा है उसको आसानी से प्रेशर कर पाएंगे। क्योंकि हवा को आसानी से प्रेशर कर पाएंगे क्योंकि वो स्थान एक तरह से क्या है, तो कण है उसके बिखरे हुए हैं। यहाँ पर कण चौक वाले भाग में नजदीक है, जल वाले भाग में भी नजदीक है। तो इन दोनों के मुकाबले जो हवा वाला भाग है, हवा वाली जो सिरिंज है, उसको आसानी से हम प्रेशर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि संपीड़ितता उसमें बहुत अधिक होती है, क्योंकि कण बिखरे हुए होते हैं तो संपीड़ित करने में उसको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। पांचवा जो गुण है विसरण, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, विसरण दोनों की अपेक्षा, ठोस और द्रव, ठोस और द्रव दोनों की बात करें तो ठोस एवं द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। स्वतः मिलना, यानी कि किसी पदार्थ में मिल जाते हैं, आप लोग भी उस क्या कहते हैं कि गैस के भाग में मिले हुए हो, यानी कि यह किसी भी अन्य पदार्थ के अंदर जाकर मिल जाती है। तो विसरण है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। चलिए आगे इसके उदाहरण मैं लिख देता हूं। वैसे बहुत सारी गैसों के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑक्सीजन है जो हमारे विशेष काम में आने वाली गैस है ये, उसी प्रकार मीथेन है, इसी प्रकार नाइट्रोजन है, ऐसे बहुत सारी गैसें हैं वो आपके आसपास में आपको देखने को मिलेगी, देखने का मतलब अनुभव करने को मिलेगी, और आप इसको पहचान कर सकते हैं कि वो गैसीय अवस्था के अंदर होता है। तो ये थे आपके ठोस द्रव और गैस के गुण, इनके बारे में जानकारी कि ठोस द्रव गैस अवस्था क्या होती है। गैस की बात करें तो आपके घरों में एक तो एलपीजी और एक वाहनों में सीएनजी का हम उपयोग करते हैं। यह एक प्रकार से संपीड़ित की गई गैसें हैं, गैस हैं लेकिन इनको संपीड़ित करके पात्र के अंदर भरा गया है, और संपीड़ित करने के बाद पात्र के अंदर डालने के बाद वो पात्र के उस आकार के अंदर प्रतिरूप हो जाती है और धीरे धीरे फिर उसका उपयोग होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कणों के मध्य बहाव होता है, वो कण एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, उस पात्र की दीवारों पर बल लगाते हैं, और बल लगाने के कारण वो गैस है, जब भी आप उसका जो पंप खोलते हैं तो गैस एक झटके के साथ में बाहर आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि जो गैस के कण है वो द्रव्य अवस्था में आपने बदल तो दिए, लेकिन वह एक दूसरे को अपना बल प्रेषित करते हैं, जिसके कारण वो बल उनकी दीवारों यानी कि पात्र की दीवारों पर जाकर टकराता है, और वो टकराने के कारण वो बल है उनके अंदर ज्यादा समावेशित होने के कारण जैसे ही आप उसके सिलेंडर का नोजल खोलते हैं वैसे ही उसके अंदर से वो हवा है वो फटाफट से निकलना प्रारंभ हो जाती है। सीएनजी और एलपीजी, एलपीजी हमारे घरों में खाना पकाने के लिए विशेष काम में आने वाली गैस है, और सीएनजी है वो हमारे वाहनों के अंदर काम में आने वाली गैस है। एलपीजी का द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, और सीएनजी है उसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये संपीड़ित करके उसको उस टंकी के आकार के अंदर प्रवाहित करवाया जाता है। तो ये थे आपके ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की 3 अवस्थाएं। इन पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी हुई, इनके गुणों के बारे में आपने पढ़ा। अब क्या तापमान मिलने के बाद पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं क्या? क्या तापमान में कमी से या तापमान में अधिकता से पदार्थ की अवस्थाओं में कुछ परिवर्तन रहता है क्या? क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदलते हैं क्या? क्या ठोस द्रव में आता है? क्या द्रव गैस में आता है? क्या गैस ठोस बन सकता है क्या? इस सभी के बारे में हम अगले लाइव सेशन के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो 1 मिनट का समय देता हूं, आप मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं।